बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 19 आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डाटा एज ऑपरेशन ऑफ अल हकीम फार्मेसी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन दिसंबर 31st 20 आर गिवन बिलो। सेल्स गिवन है, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। फिर कहता है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जो पिछले साल की क्लोजिंग होंगी वो इस साल की ओपनिंग होंगी। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर के एंड पे, जो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे इन्वेंट्रीज़ हैं वो इस साल की सारी ओपनिंग इन्वेंट्रीज़ हैं। मींस डायरेक्ट मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्रीज गिवन है। एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट मैनी ईयर्स शो द फॉलोइंग परसेंटेज। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 1/3% ऑफ टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है। प्रपोर्शन ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस 2:1। You are required to prepare for the year ended cost of goods manufactured and sold statement and income statement। आपने CGS कैलकुलेट करना है और आपने इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है। 20 जी, अब हम लिखेंगे ए रिक्वायरमेंट है अल हकीम फार्मेसी cost of goods manufactured and sold statement for the year ended 31st December 20। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी, कि हमने पहले CGS कैलकुलेट करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें लिखनी है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहली जो चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो होता है डायरेक्ट मटेरियल यूज़। डायरेक्ट मटेरियल यूज़। अब पूरा क्वेश्चन अगर आप देखें जो हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है वर्क इन प्रोसेस की, ना ही रॉ मटेरियल की, ना ही फिनिश गुड्स की। तो इसका मतलब वो तीनों इन्वेंट्रीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ज़रूर दी हुई है रॉ मटेरियल की, वो हम लिख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमें रॉ मटेरियल की गिवन है डेट इज़ 37,500। ऐड करेंगे हम इसके अंदर परचेजेज ऑफ मटेरियल। तो जो परचेजेज हैं डेट इज़ 240,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा डेट इज़ कॉल्ड मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। उसके बाद 37,500 प्लस 240,000, तो ये आ गया 277,500। लेस करेंगे हम एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमें गिवन ही नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम अब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो उसको ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। उसके बाद आपको पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा। देन हमने फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऐड करना होता है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस जो काम मार्कर वाले थे वो मैंने ज़रा पहले लिख लिए हैं।
तो जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं गिवन, बल्कि परसेंटेज बताई हुई है। फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें नहीं बताए। देन वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ज़रूर बताई हुई है, तो वो हम लिख लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद जी ऐड कर लेंगे हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, और लेस कर देंगे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमें गिवन नहीं है। तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी चाहे मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोसेस हो, या हमारे पास FOH हो, तीनों की ही हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अगर हम फॉर्मेट ड्रॉ करें, ये आ जाएगा जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और यहाँ पे आना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फॉर्मेट में दो चीज़ें रह गई हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हमें सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है, वो हम लिख लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 45,000 और फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है 48,750। इसके अलावा हमारे पास और फॉर्मेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग डाटा है उस डाटा को हम यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कि ना हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, ना ही फैक्ट्री ओवरहेड है, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग भी नहीं है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग भी नहीं है। तो हम साथ ही इसकी बी रिक्वायरमेंट भी ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि शायद वहीं से कुछ जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। तो मैं साथ ही लिख रहा हूँ जी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2000। अब हम इनकम स्टेटमेंट भी साथ बना लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ से कोई वैल्यूज़ आ जाएं हमारे पास। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है जी सेल्स, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 487,500। हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आंसर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें क्वेश्चन में इतना बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ सेल। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 25% है, तो यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 25% ले लेंगे सेल का, सेल है 487,500। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 487,500 उसका हम 25% कैलकुलेट करेंगे, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 487,500 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 121,875। इसका मतलब ये है कि दरमियान में जो वैल्यू होगी
वो हमारे पास क्या कहलाएगी, CGS। तो अगर हम 487,500 में से आंसर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास CGS की वैल्यू आ जाएगी 365,625। तो ये जो CGS की वैल्यू है ये जाके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू ऊपर अपने क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 365,625। तो अब क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे मिल सकती थी वो हमने लिख ली है कि ये हमारे पास है इतने। अब अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है 397,500। ये यहाँ पे आ जाएगा 397,000, सॉरी ये थी 397,500। तो अवेलेबल फॉर सेल की ये वैल्यू थी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 397,500 माइनस आंसर। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी जिसको हम फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री कहेंगे वो आ जाएगी 31,875। अब हमारे पास यहाँ पे और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यूज़ करें तो हमारे पास जो है वो डाटा आ सकता है। तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू हमें गिवन है 67,500। वीडियो के स्टार्ट में शायद मैं बोल गया हूँ कि गिवन नहीं है, लेकिन ये 67,500 गिवन है। अब भी हमारे पास अगर 67,500 ये गिवन है तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो हमने कैलकुलेट करने हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड हम किस तरह से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आए। तो अब हम करते हैं कि पहले फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वर्किंग है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 33 ऑफ टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। तो यानी अब हम वर्किंग में जाके FOH कैलकुलेट करने लगे हैं। तो आप लिखेंगे जी वर्किंग 1, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो जैसे वो आप लिखी हुई है स्टेटमेंट में वैसे ही लिख रहा हूँ कि FOH इज इक्वल टू 33 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आए हुए हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है वो होती है डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इन दोनों की कॉस्ट को अगर मिला लिया जाए, ऐड कर लिया जाए तो वो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। तो लेट हम कर लेते हैं FOH इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 33 डायरेक्ट लेबर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं और डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है 67,500 प्लस x। तो अब ये जो वैल्यू है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 33 ऑफ 67,500 प्लस 33 ऑफ x। अब हम इसको ज़रा देख लें कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, इससे आपके आंसर बिल्कुल ठीक आने चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका 9 रुपये तक तो डिफरेंस काउंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा जितना डिफरेंस होगा वो आपका रॉन्ग आंसर कंसिडर होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 99 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 100 को डिवाइडेड बाय आप 3 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आप इसको दोबारा 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3333। ये आंसर आप पूरा लिखेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 67,500 प्लस 0.3333 ऑफ x। अब जब इस आंसर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे लेबर की कॉस्ट को तो ये देखें एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास
22,500। और सिमिलर इसी तरह से ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 0.333333x। ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 0.3333x इज इक्वल टू 22,500। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ये सारी वैल्यू आप लिखेंगे। तो अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, दोबारा आप उसी तरह से 100/3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 1 माइनस आंसर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66666667 और x इज़ इक्वल टू ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो 22,500 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 33,750। ये आपके पास FOH की वैल्यू आ गई। तो अब आप इसको वैल्यूज़ को जाके यहाँ पे पुट करते हैं, तो FOH आप लिखेंगे जी, यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे वर्किंग 1 का और आंसर आ गया 33,750। तो ये आपके पास FOH की वैल्यू भी आ गई है। देन है जी वर्किंग 2, कैलकुलेशन ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन आपको दी हुई है कि डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 20% ऑफ डायरेक्ट करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हम एज इट इज़ लिखेंगे ये इक्वेशन के डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 20% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर है 67,500, इसको हम लिख लेते हैं 0.20 ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी आंसर करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो 67,500 डिवाइडेड बाय 0.20, तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 3,37,500। तो ये जहाँ पे जाके आप लिखेंगे करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के सामने 33,750 और ये थी वर्किंग 2। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से एक कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी कि इसके अंदर 33,750 के अंदर वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे 45,000, तो ये आ जाएगा 3,82,500। अच्छा जी, ये हमने करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन थी 3,82,500 आ गया। यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए जो साइन आपको पता, मैंने पहले भी बताया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग में साइन चेंज हो जाते हैं, तो 397,500 में ये ऐड हो जाएगा और लेस हो जाएगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए ये लेस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 348,750। अब इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू होगी वो आपकी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो 382,500 माइनस आंसर करेंगे तो 33,750 आपकी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब यहाँ से हम फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो 33,750 आपकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, रिवर्स जाते हुए ये माइनस हो जाएगा 33,750, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 303,750। अब रिवर्स जाते हुए लेबर की कॉस्ट भी माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 236,250। ये आ गई आपके पास मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू। अब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपके पास मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, दैट इज़ 41,250। तो ये आपकी थी जी पहली रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आपने
ये तीनों इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करनी थी। अब हम अपनी बी रिक्वायरमेंट जो इनकम स्टेटमेंट है उसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये बताए हैं कि मार्केटिंग है और एडमन है और इनकी रेशो बताई हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और फिर हम लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो आंसर आएगा डेट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो है 17% ऑफ सेल। तो सेल का 17% ले लेंगे तो वो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 48750 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 82875। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम लिखेंगे 121,875 माइनस आंसर, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 39,000। अब इस 39,000 को हमने डिवाइड करना है रेशो के साथ। एक है 2:1 तो ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 1/3। तो मल्टीप्लाई बाय 39,000 मल्टीप्लाई बाय 39,000। तो रेशो कैसे बनाते हैं ये आपने सेमेस्टर 1 में जो है वो पढ़ा होगा। इसको मैं डिवाइडेड बाय 3 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ गए 26,000 के, और इसी तरह से 39,000 डिवाइडेड बाय 3 तो डेट इज़ 13,000। तो ये हमारे पास आ गया जी, आपका क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट भी सॉल्व होगी। क्वेश्चन आपका टेक्निकल था, और क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।